Hello students, this is chapter 8 of social study. Our natural resources, soil and water. India is a very large country with a large population. The different natural resources of our country cater to nearly all the needs of its people. Resources are basic things that can be used in many ways. Soil, water, forests, minerals and livestock are provided by nature and so are called natural resources. All natural resources are either exhaustible, non-renewable, or inexhaustible, renewable. Some resources like metals are available in limited quantities and can be exhausted, whereas resources like air, solar energy cannot be exhausted. Our country is rich in natural resources. Soil is used to grow cotton, cereals, vegetables, and fruits in fields and gardens. Water is used for irrigation, drinking, cooking, washing, etc. We should use resources wisely. We should not pollute soil and water. Our development depends upon using the resources judiciously. Okay, let's see this paragraph in English to Hindi translation. India is a very large country with a large population. भारत एक बहुत बड़ा देश है और इसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है. The different natural resources of our country cater to nearly all the needs of its people. हमारे देश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधन देश के लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं. Resources are basic things that can be used many ways. Resources यानी संसाधन मूलभूत चीज़ें हैं जो कि कई तरीक़ों से यूज़ की जा सकती हैं. Soil, water, forests, minerals and livestock are provided by nature and so are called natural resources. मिट्टी, पानी, जंगल, खनिज और हमारे जानवर ये सब हमें नेचर से मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं, इसलिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाता है या फिर हिंदी में प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है. ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर ईदर एग्जॉस्टिबल, नॉन रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल. सभी प्राकृतिक संसाधन या तो एग्जॉस्टिबल होते हैं यानी जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता, दोबारा नहीं पाया जा सकता, और इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल या तो ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा पाया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है. Some resources like metals are available in limited quantities and can be exhausted, whereas resources like air, solar energy cannot be exhausted. कुछ संसाधन जैसे मेटल्स हो गए ये लिमिटेड क्वांटिटीज़ में अवेलेबल हैं यानी इनकी सीमित मात्रा है, ये इतने मिलते हैं कि कुछ समय बाद ख़त्म हो सकते हैं. जबकि रिसोर्सेज लाइक एयर, सोलर एनर्जी कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, जबकि हवा और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी ख़त्म नहीं हो सकते. ये रिसोर्सेज हमें हमेशा मिलते रहेंगे. और कंट्री इज़ रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज. हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है. सॉयल इज़ यूज्ड टू ग्रो कॉटन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन फील्ड्स एंड गार्डन्स. सॉयल का यूज़ हम लोग कॉटन, अनाज, सब्जियां और फलों को उगाने के लिए करते हैं. वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग एक्सेट्रा. और पानी का यूज़ हम लोग सिंचाई के लिए, पीने के लिए, खाना पकाने के लिए और कपड़े धोने के लिए या बर्तन धोने के लिए, कुछ भी धोने के लिए करते हैं. वी शुड यूज़ रिसोर्सेज वाइजली. हमें इन रिसोर्सेज का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए. वी शुड नॉट पॉल्यूट सॉइल एंड वाटर. पॉल्यूट मीन्स गंदा करना, प्रदूषित करना. तो हमें मिट्टी और पानी को गंदा नहीं करना चाहिए. आवर डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन यूजिंग द रिसोर्सेज जुडिशियसली. हमारा विकास इन संसाधनों को सोच समझकर
इस्तेमाल करने पर निर्भर करता है। इन रिसोर्सेज को हम लोग समझदारी से इस्तेमाल करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट होगा, और अगर हम इन्हें समझदारी से नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। सॉयल। सॉयल मीन्स मिट्टी। सॉयल इज़ द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। मिट्टी हमारे जीवन का आधार है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज। यह बहुत आवश्यक और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, बहुत कीमती प्राकृतिक संसाधन है। वी ग्रो सीरियल्स, कॉटन एंड ट्रीज इन इट फॉर आवर फूड, क्लॉथ एंड टिम्बर। हम इसमें अनाज उगाते हैं, कपास उगाते हैं, पेड़ उगाते हैं अपने भोजन के लिए, कपड़ों के लिए और टिम्बर के लिए। टिम्बर मीन्स इमारती लकड़ी, जो लकड़ी से फर्नीचर बनती है, घर में यूज़ होती है, उसे टिम्बर कहते हैं। तो हम मिट्टी में ही पेड़ उगाते हैं, उनसे हमें कॉटन से हमें क्लॉथ्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, और दूसरे पेड़ से हमें खाना मिलता है, अनाज मिलते हैं, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, और लकड़ी मिलती है फर्नीचर बनाने के लिए या फिर जलाने के लिए, ढेर काम के लिए। दीज आर आवर बेसिक नीड्स। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स यानी मूलभूत आवश्यकताएं। इंसान की बेसिक नीड्स 3 होती हैं, जिन्हें कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का मतलब हो गया खाना, कपड़ा यानी पहनने के लिए कपड़े, और मकान यानी रहने की जगह। तो इन 3 चीज़ों को मूलभूत आवश्यकताएं कहते हैं। इंसान की 3 मूलभूत आवश्यकताएं इंग्लिश में कहते हैं बेसिक नीड्स। तो हमारे बेसिक नीड्स हैं फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर, यानी खाना, कपड़ा और घर। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। मिट्टी की रचना यानी मिट्टी बनती कैसे है। आइए हम लोग पढ़ें मिट्टी कैसे बनती है। द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। पृथ्वी की क्रस्ट यानी पृथ्वी का नीचे का भाग, जो मिट्टी होती है, ये रॉक से बनी होती है। रॉक्स यानी चट्टान, पत्थर, पत्थरों से मिट्टी बनी होती है। द हीट एंड कोल्ड ग्रेजुअली break up the upper layers of rocks, which gradually change into stones, gravel, sand and clay. हीट एंड कोल्ड यानी गर्मी और ठंड धीरे धीरे चट्टानों की ऊपरी परत को धीरे धीरे तोड़ती रहती हैं, और फिर ये चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर स्टोन्स, ग्रेवल, सैंड और क्ले बन जाती हैं। पार्टिकल्स ऑफ क्ले आर द स्मॉलेस्ट एंड सो आर वेरी फाइन। क्ले के पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं, इसलिए बहुत महीन होते हैं। क्ले यानी चिकनी मिट्टी, जिससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं। क्ले सबसे चिकनी मिट्टी होती है, बिल्कुल महीन होती है, इसके कण एकदम छोटे छोटे होते हैं। सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह सॉइल है। मोर और लेस अमाउंट्स ऑफ सैंड एंड क्ले मिक्स अप टू फॉर्म द सॉइल ऑफ अ प्लेस। कम या ज़्यादा सैंड की मात्रा किसी जगह की मिट्टी में मिल जाती है। इट इज़ जनरली सॉफ्ट एंड कंटेन्स मॉइस्चर। यह मिट्टी आमतौर पर सॉफ्ट होती है और उसमें नमी होती है। रेन फॉल एंड विंड स्प्रेड इट ओवर वाइड एरियाज। बारिश और हवा इस मिट्टी को वाइड एरियाज यानी दूर तक फैला देती है। एट सम प्लेसेस द सॉइल इज डीप वाइल एट अदर प्लेसेस इट इज़ शैलो। कुछ जगहों पर मिट्टी गहरी होती है और कुछ जगह पर छिछली होती है। Soil formation is a very slow process as it takes thousands of years for a layer of soil to be formed. Soil formation is a very slow process. मिट्टी का बनना बहुत ही स्लो प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हज़ारों साल लग जाते हैं एक लेयर को मिट्टी बनने में। चट्टानों की एक लेयर को मिट्टी बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। बहुत धीमे धीमे
मिट्टी बनती है। काइंड्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के प्रकार। सॉइल्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मिट्टियाँ जगह जगह पर अलग तरह की होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर एज फॉलोज, कई तरह की मिट्टी होती हैं, उनमें से जो मुख्य हैं वो उनके बारे में नीचे लिखा गया है। एलुवियल सॉइल, इट इज़ ग्रे इन कलर, इट इज़ मेड अप ऑफ द सिल्ट डिपॉजिटेड बाय द रिवर्स। एलुवियल सॉइल ग्रे कलर की होती है और ये नदियों द्वारा इकट्ठा की गई मिट्टी से या नदियों द्वारा इकट्ठा किए गए कीचड़ से बनती है। The rivers following down from the mountains carry large amount of soil, sand and clay with them. हिमालय से जो नदियाँ बहती हैं वो अपने साथ ढेर सारी मिट्टी ले आती हैं। नदियाँ अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले आती हैं। तो सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज एलुवियल, नॉर्दर्न प्लेन्स की सॉइल एलुवियल सॉइल है। सच सॉइल इज आल्सो फाउंड इन द कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स में भी इसी तरह की मिट्टी पाई जाती है। कोस्टल प्लेन्स में भी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। इट इज़ वेरी फर्टाइल एंड मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोविंग व्हीट, मेज, शुगर केन, टोबैको, राइस, जूट, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। यह मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है, बहुत उपजाऊ होती है और गेहूँ, मक्का, गन्ना, तंबाकू, चावल, जूट, दाल और तिलहन के लिए बहुत उपयुक्त होती है। यानी इन सब चीज़ों की खेती इस मिट्टी में बहुत अच्छे से होती है। तिलहन यानी तिल्ली, सरसों, जिन चीज़ों से तेल निकलता है उन्हें तिलहन कहते हैं, ऑयल सीड्स। डिजर्ट और सैंडी सॉयल, दूसरी तरह की मिट्टी है बलुई मिट्टी। सैंड यानी बालू, सैंडी सॉयल बलुई मिट्टी। द सॉयल इन द वेस्टर्न डेजर्ट रीजन इज जनरली सैंडी, पश्चिमी रेगिस्तान के इलाके में जो मिट्टी है वो ज़्यादातर सैंडी है यानी बलुई मिट्टी है। इट इज़ नॉट फाइन, यह महीन नहीं है, क्ले की तरह चिकनी मिट्टी नहीं है ये, इसके कण बड़े बड़े होते हैं। एज दिस सॉयल कंटेन्स सोल्यूबल साल्ट्स, ओनली ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड साल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स सच एज बार्ली, रैपसीड, कॉटन, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन इन इट। क्योंकि इस मिट्टी में सॉल्यूबल साल्ट्स होते हैं, कुछ नमक की मात्रा होती है, तो यहाँ पे सिर्फ वही फसलें उगती हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट होती हैं, जो कि नमक को बर्दाश्त कर सकती हैं, जैसे बार्ली, रैपसीड, कॉटन, मिलेट्स, मेज एंड पल्सेस। यही सब रेगिस्तान में उगाई जाती हैं, बलुई मिट्टी में उगाई जाती हैं यही सब फसलें। ब्लैक सॉयल, द सॉयल इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटो इज़ ब्लैक। डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में यानी उत्तर पश्चिमी पार्ट में काली मिट्टी पाई जाती है। इट इज़ फाउंड बाय द स्लो ब्रेक अप ऑफ लावा रॉक्स, या लावा चट्टानों के टूटने से बनी है काली मिट्टी। इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन, और ये काली मिट्टी कॉटन की और शुगर केन की खेती के लिए बहुत अच्छी है, यानी कपास और गन्ने की खेती के लिए ये काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। रेड सॉयल, एक्सेप्ट द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, द अदर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो हैव रेड सॉयल। डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अलावा बाकी सब जगह लाल मिट्टी है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, डेक्कन प्लेटो के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में काली मिट्टी है और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अलावा बाकी पूरे डेक्कन प्लेटो में लाल मिट्टी है। इट इज़ रेड बिकॉज ऑफ इट्स आयरन कंटेंट, इट इज़ रेड बिकॉज ऑफ इट्स आयरन कंटेंट, ये मिट्टी अपने आयरन कंटेंट की वजह से लाल होती है। इट इज़ यूजफुल फॉर ग्रोविंग मिलेट्स, ग्राउंडनट्स एट्सेट्रा,
और ये लाल मिट्टी मिलेट्स और ग्राउंड नट्स की खेती के लिए अच्छी होती है। लाल मिट्टी बजरी और मूंगफली की खेती के लिए अच्छी होती है। नेक्स्ट, कोर्स सॉइल। कोर्स सॉइल यानी खुरदुरी मिट्टी या फिर भुरभुरी मिट्टी कहते हैं शायद। The soil in the hills is very coarse as it contains gravels and pieces of stones. पहाड़ी इलाके में जो मिट्टी पाई जाती है वो बहुत कोर्स मिट्टी होती है यानी खुरदुरी मिट्टी होती है, क्योंकि उसमें कंकड़ और पत्थर मिले होते हैं। कंकड़ और पत्थर के छोटे छोटे कण मिट्टी में मिले रहते हैं। इट इज़ गुड फॉर ऑर्चर्ड वेयर फ्रूट्स ट्रीज आर ग्रोन। यह मिट्टी ऑर्चर्ड के लिए अच्छी होती है, जहाँ पे फलों की खेती होती है, जहाँ फल उगाए जाते हैं। फलों के बाग को ऑर्चर्ड कहा जाता है। इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ सॉइल्स। भारत में मिट्टियों के कई प्रकार हैं। सो ऑल द काइंड्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन द कंट्री। इसलिए देश में सभी तरह की फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि देश में हर जगह अलग अलग तरह की मिट्टी है, इसलिए अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती हैं। वेयर सॉइल्स आर लेस फर्टाइल, मैन्योर फॉर्म्ड बाय डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड काउ डंग इज यूज्ड। जहाँ पर मिट्टी कम उपजाऊ है वहाँ पर डिकेइंग प्लांट्स यानी सड़े हुए प्लांट्स की खाद और सड़े हुए प्लांट्स को और गाय के गोबर को खाद के तौर पर यूज़ किया जाता है। नाउ फर्टिलाइजर्स मेड फ्रॉम मिनरल्स आर आल्सो एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। और अब मिनरल से बने हुए फर्टिलाइजर्स का यूज़ होता है। मिनरल से बने हुए उर्वरक को हम लोग मिट्टी की उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम लोग खनिज से बने हुए उर्वरक को भी यूज़ करने लगे हैं अब। सॉयल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। मृदा यानी मिट्टी और संरक्षण मतलब बचाव, मिट्टी का बचाव। सॉयल इज़ ओनली अ लेयर ऑन द लैंड सरफेस। मिट्टी ज़मीनी सतह की सिर्फ एक परत है, ऊपरी परत है। लेयर ऑफ द सॉयल इज़ मोर फर्टाइल। और यह लेयर जो सबसे ऊपर मिट्टी की लेयर होती है यह ज़्यादा उपजाऊ होती है। रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे टॉप सॉयल। जो सबसे ऊपर मिट्टी होती है जिसमें खेती होती है, इस मिट्टी को टॉप सॉयल कहते हैं। टॉप यानी सबसे ऊपर की। रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे टॉप सॉयल। तो बारिश का पानी और तेज़ हवा इस टॉप सॉयल को उठा ले जाती हैं या उड़ा ले जाती हैं। जब बारिश होती है, पानी बहता है खेत में, तो धीरे धीरे मिट्टी की ऊपरी परत कट के बह जाती है, या फिर बहुत तेज़ हवा चलती है। तो हवा में तो धूल देखी होगी आप लोगों ने। जब तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी की ऊपरी परत उड़ जाती है। दिस इज़ कॉल्ड सॉयल इरोजन। इस प्रोसेस को सॉयल इरोजन कहा जाता है। मिट्टी की ऊपरी परत को उड़कर हट जाने की या कट कर बह जाने की प्रोसेस को सॉयल इरोजन कहते हैं। इट रिड्यूसेस फर्टिलिटी ऑफ द फील्ड्स। यह खेत की उर्वरता को कम कर देता है। इससे जब ये ऊपर की मिट्टी हट जाती है, बह जाती है या उड़ जाती है, तो फिर खेती कम होने लगती है, फसल कम होने लगती है, मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। टू चेक सॉयल इरोजन, तो सॉयल इरोजन को रोकने के लिए वी नीड टू कंजर्व सॉयल। हमें मिट्टी को बचाना चाहिए, मिट्टी का संरक्षण करना चाहिए। वी शुड मेक स्मॉल बंड्स अराउंड द फील्ड्स। हमें खेत में छोटे छोटे बंद बना लेने चाहिए। जैसे खेत में मेड़ बनाकर बंद बनाए गए होते हैं, खेत को कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। मेड़ बना बना कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इससे मिट्टी बहेगी नहीं। वी नीड टू कंजर्व सॉइल। द रूट्स ऑफ ग्रासेस, shrubs and trees bind the soil together and make it very tough for water and wind to carry it away. घास, झाड़ियों और वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और
हवा और पानी के लिए मिट्टी को बहा कर या उड़ा कर ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर खेत में पेड़ लगाए रहेंगे, पेड़ लगाने से मिट्टी बची रहती है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासेस ऑन आवर सॉइल। इसलिए हमें मिट्टी को बचाने के लिए अपने खेत में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, झाड़ियाँ और घास लगाने चाहिए ताकि हमारी मिट्टी बची रहे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड्स। अर्थवॉर्म्स यानी केचुआ, केचुओं को फार्मर्स फ्रेंड्स कहते हैं, केचुओं को किसान का दोस्त कहते हैं। दे कन्वर्ट डेड लीव्स एंड प्लांट रिमेन्स इनटू अ रिच नेचुरल फर्टाइजर। क्योंकि केचुए सूखी पत्तियों को, मुरझाई पत्तियों को और प्लांट्स को नेचुरल फर्टिलाइजर में बदल देते हैं। बाय बरोइंग इनटू द सॉइल दे मेक इट लूज। और मिट्टी में छेद बनाकर, केचुए मिट्टी में रहते हैं तो मिट्टी में छेद बनाकर वो मिट्टी को ढीला कर देते हैं। दस अलाउइंग एयर टू एंटर द सॉइल। मिट्टी को ढीला कर देते हैं, उसमें सांस बना देते हैं जिससे मिट्टी में हवा घुसती है। दिस मेक्स द सॉइल मोर फर्टाइल। इससे मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए क्योंकि ये खेती में फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए अर्थवर्म्स को फार्मर्स फ्रेंड्स कहा जाता है। वाटर। सॉइल की बात हो गई, अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ एंड नो लिविंग बीइंग कैन सर्वाइव विदाउट इट। पानी जीवन के लिए आवश्यक है, जिंदा रहने के लिए पानी ज़रूरी है और कोई भी जानदार चीज़ बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। नथिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सॉयल विदाउट वाटर। और मिट्टी में से भी पानी के बिना कुछ नहीं उगाया जा सकता। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग। वी इरीगेट आवर क्रॉप्स इन द फील्ड्स विद वाटर। हम पानी को पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए और सफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। और खेतों में सिंचाई करने के लिए भी पानी का यूज़ करते हैं। वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन यानी सिंचाई, जो फसलों को पानी डालते हैं उसे कहते हैं सिंचाई, इरिगेशन। द बेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन इज़ रेन्स। सिंचाई का सबसे अच्छा साधन रेन्स है। बारिश सिंचाई का सबसे अच्छा साधन है। बट रेन्स आर नॉट सर्टेन एंड आर क्वाइट इरेगुलर। लेकिन बारिश निश्चित नहीं होती है कि टाइम पे बारिश हो ही। कभी जल्दी होती है, कभी देर में होती है और कभी कभी होती ही नहीं। इट रेन्स फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स इन ईयर। साल में सिर्फ कुछ महीनों में ही बारिश होती है। सम अदर सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स एंड कनाल्स। सिंचाई के कुछ दूसरे साधन कुएँ, ट्यूबवेल, टैंक्स और कनाल्स हैं। टंकियाँ या फिर कनाल्स यानी नहरें हैं। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। वेल्स आर डग इन द ग्राउंड टू गेट आउट ग्राउंड वाटर। मिट्टी में कुएँ खोदे जाते हैं ज़मीन से नीचे से पानी निकालने के लिए। राहत्स, पर्शियन वेल्स आर आल्सो यूज्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। सच वेल्स आर नॉट इनफ फॉर आवर ग्रोइंग नीड्स। ये कुएँ हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतों के हिसाब से काफ़ी नहीं हैं। Then wells were dug by drilling very deep and narrow holes in the ground. तब कुएं खोदे गए, मिट्टी में बहुत गहरे कुएं खोदे गए हैं जो कि नैरो होल्स होते हैं। सच वेल्स वर नॉट इनफ फॉर आवर गोइंग नीड्स। हमारी बढ़ती हुई ज़रूरतों के लिए कुएं काफ़ी नहीं थे। जो पहले कुएं होते थे वो ज़्यादा खेती के लिए, जब कम लोग थे तो काम चल जाता था, फिर जब जनसंख्या बढ़ती गई तो वो कुएं काफ़ी नहीं थे। उसके बाद वेल्स वर डग बाय ड्रिलिंग वेरी डीप एंड नैरो होल्स इन द ग्राउंड। उसके बाद जब उससे ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो ज़मीन में बहुत गहरे और कम चौड़े गड्ढे किए गए। अ थिन ट्यूब वाज इंसर्टेड इनटू इट। इसमें एक पतली पाइप डाली गई।
वाटर इज लिफ्टेड अप बाय इलेक्ट्रिक और डीजल इंजन्स, और विद्युत इंजनों से, बिजली के इंजनों से या फिर डीजल इंजनों से पानी निकाला जाने लगा। सच वेल्स आर कॉल्ड ट्यूबवेल्स। ऐसे वेल्स को ट्यूबवेल्स कहा जाता है जिनमें पाइप लगी होती है और मशीन से पानी निकाला जाता है। ये ट्यूबवेल बना है, आमतौर पर इसे पंपिंग सेट कहा जाता है। टैंक्स आर पॉन्ड्स। ड्रिलिंग ट्यूबवेल्स इज नॉट पॉसिबल इन रॉकी लैंड। टैंक्स स्टोर रेन वाटर। दिस वाटर इज यूज्ड इन ड्राई सीजन। रॉकी लैंड यानी पथरीली ज़मीन पर ट्यूबवेल बनाना बहुत मुश्किल है। वहाँ आराम से गड्ढा नहीं होता है, इसलिए ऐसी जगहों पर टैंक में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है, और ड्राई सीजन यानी सूखे मौसम में जब बारिश का मौसम नहीं होता तो इसी टैंक के पानी से सिंचाई की जाती है। कनाल्स आर स्मॉल चैनल्स मेड बाय मैन। कनाल्स छोटी छोटी नहरें होती हैं जो इंसानों द्वारा बनाई जाती हैं। दीज आर डग टू डाइवर्ट अ पार्ट ऑफ रिवर वाटर टू डिस्टेंट फार्म्स। ये दूर बसे हुए खेतों में पानी पहुंचाने के लिए नदियों में से काटी जाती हैं। नदी प्राकृतिक होती हैं, नदी नेचुरल होती हैं, मैन मेड नहीं होती हैं, और नहरें मैन मेड होती हैं। नहरों को इंसान नदी में से काट कर नहर बनाता है ताकि दूर दूर तक खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंच सके। वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस। घरेलू मकसद के लिए पानी का यूज़। पीपल इन विलेजेस गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। गाँवों में लोग नदियों से, तालाबों से और कुओं से पानी पाते हैं। दे आल्सो बेथ एंड वॉश देयर क्लॉथ्स इन द पॉन्ड्स एंड रिवर्स। वे तालाबों में और नदियों में नहाते हैं और अपने कपड़े भी धोते हैं। दे इवन बेथ देयर एनिमल्स इन द सेम पॉन्ड्स एंड रिवर्स। और वे लोग उसी पानी में खुद भी नहाते हैं और अपने जानवरों को भी नहलाते हैं। द वाटर ऑफ द वेल्स इज़ गुड। कुएँ का पानी अच्छा होता है, बट दे आर ओपन एंड पीपल बेथ एंड वॉश नियर देम। कुओं का पानी तो अच्छा होता है, लेकिन लोग उन्हीं कुओं के पास बैठ के नहाते हैं और कपड़े धोते हैं, और कुएँ खुले होते हैं तो कुओं में वो पानी जाता है। दिस मेक्स द वाटर डर्टी। इससे कुएँ का पानी गंदा हो जाता है। डर्टी वाटर हैज़ जर्म्स। गंदे पानी में कीटाणु होते हैं। विच में मेक पीपल सिक। जो कि इंसानों को बीमार कर सकते हैं। हैंड पम्प्स आर आल्सो यूज्ड टू ड्रा आउट अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हैंड पंप का भी यूज़ होता है। इन सिटीज़ वाटर इज़ मेड अवेलेबल इन हाउसेज थ्रू टैप्स। शहरों में टैप्स के द्वारा, नलों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। दिस वाटर इज़ फिल्टर्ड एंड क्लोरीनेटेड टू मेक इट जर्म फ्री बिफोर सप्लाइंग इट टू कंज्यूमर। और जो शहरों में पानी पहुंचाया जाता है घर घर में, इन पानी को छाना जाता है और इसको क्लोरीनेटेड किया जाता है साफ़ करने के लिए, ताकि ये जर्म फ्री हो जाए। डैम्स। प्लेटो रिवर्स बिकम ड्राई आफ्टर रेन्स। जब बारिश का मौसम ख़त्म हो जाता है तो प्लेटो की नदियाँ सूख जाती हैं। प्लेटो रिवर्स होती हैं और हिमालयन रिवर्स होती हैं। हिमालयन रिवर्स में पूरे साल पानी बहता है, क्योंकि उसमें हिमालय से बर्फ़ गल के पानी बन के बहती रहती है। और लेकिन प्लेटो रिवर्स में जब बारिश होती है तभी पानी बहता है। तो बारिश के बाद, बरसात के मौसम के बाद प्लेटो रिवर्स सूख जाती हैं। इवन दो हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल। तब भी हिमालयन रिवर्स पेरेनियल यानी सदाबहार होती हैं, बारहमासी। इनमें हमेशा पानी बहता रहता है। वाटर इन देम आल्सो गेट्स रिड्यूस्ड आफ्टर रेनी सीजन। उनमें भी, हिमालयन रिवर्स में भी बारिश के मौसम के बाद पानी कुछ कम हो जाता है। टू गेट रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर कनाल्स, डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द रिवर्स। कनाल्स में यानी नहरों में हमेशा पानी मिलता रहे, इसके लिए नदियों पे डैम्स बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। डैम इज a concrete barrier built across a river to hold back water and raise its level.
डैम एक कंक्रीट का बैरियर होता है, यानी डैम्स कंक्रीट से बनाई जाती हैं नदियों के एक्रॉस यानी आर पार। नदी में डैम्स बना दी जाती हैं, नदी का पानी रोका जाता है उससे, और नदी के पानी का लेवल ऊंचा किया जाता है। द डैम्स आर मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। डैम्स को कंक्रीट से और स्टील से बनाया जाता है। दिस कंक्रीट बैरियर हैज़ अ नंबर ऑफ आयरन गेट्स कॉल्ड स्लुइस गेट्स। इन कंक्रीट के बैरियर में यानी डैम्स में कई सारे लोहे के गेट्स लगे होते हैं जिन्हें स्लुइस गेट्स कहा जाता है। दे कैन बी ओपन एंड क्लोज टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ वाटर। और इन गेट्स को पानी को कंट्रोल करने के लिए खोला और बंद किया जा सकता है। पानी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए इन आयरन गेट्स को खोला और बंद किया जा सकता है। A reservoir or an artificial lake is formed behind the dam, from where water is taken to distant places through a network of canals. डैम्स के पीछे एक रिजर्वायर या फिर आर्टिफिशियल लेक, कृत्रिम झील कह सकते हैं, बनाया जाता है। डैम्स के पीछे रिजर्वायर या आर्टिफिशियल लेक बनाई जाती है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, वाटर इज टेकन टू डिस्टेंस प्लेसेस, जहाँ से दूरस्थ स्थानों पर पानी पहुँचाया जाता है कनाल्स के द्वारा, नहरों के द्वारा। यूज़ ऑफ डैम्स। डैम्स का यूज़। डैम्स कंट्रोल फ्लड्स इन रिवर्स। बांध नदियों में बाढ़ को नियंत्रित करते हैं। डैम्स प्रोवाइड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग। डैम सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी पहुंचाते हैं। डैम्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स का यूज़ बिजली पैदा करने के लिए भी किया जाता है। डैम्स बिजली पैदा करने में भी हेल्प करते हैं। सच इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर। ऐसी इलेक्ट्रिसिटी को हाइडल पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। डैम से जो बिजली पैदा की जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर कहा जाता है। डैम्स आल्सो हेल्प इन फिश ब्रीडिंग। डैम्स मत्स्य पालन यानी मछली पालने में भी हेल्प करते हैं। हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड। डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा की जाती है। वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर इज मेड टू फॉल फ्रॉम अ रिक्वायर्ड हाइट ऑन टू द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन। टरबाइन के ब्लेड्स यानी पंखे लगे होते हैं, ऊपर लगे होते हैं, जैसे घर के पंखे में होते हैं, टेबल फैन में। तो टरबाइन के ऊपर रिजर्वायर से पानी गिराया जाता है। दिस फोर्सेस द ब्लेड टू रोटेट एट हाई स्पीड। जब टरबाइन पे पानी गिरता है तो वो बहुत तेज़ स्पीड में घूमने लगता है। द मूविंग टरबाइन वर्क्स अप अ जनरेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। और जब टरबाइन घूमता है तो इससे जनरेटर काम करता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। घूमता हुआ टरबाइन एक जनरेटर की तरह काम करता है जिससे बिजली पैदा होती है। केबल्स एंड वायर्स आर यूज्ड टू कैरी दिस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी टू फार्म्स, फैक्ट्रीज, विलेजेस एंड सिटीज़। केबल और वायर लगे होते हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो फिर गाँवों में, फैक्ट्रियों में, शहरों में, हर जगह पहुंचाई जाती है। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। द डैम्स ऑन रिवर्स हैव मेनी यूजेस एज दे सर्व मेनी पर्पजेस। नदियों पे जो बांध बनाए जाते हैं उनके कई यूज़ होते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। इसीलिए उन्हें मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स कहा जाता है। मल्टीपर्पज़ यानी बहुउद्देश्य, जिसके कई मकसद हों। सम इम्पॉर्टेंट मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स आर गिवन बिलो। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, ये बना है सतलज रिवर पे और हिमाचल प्रदेश में है। रिहंद वैली प्रोजेक्ट रिहंद नदी पर बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ये दामोदर नदी पर बना है, झारखंड में। कोसी प्रोजेक्ट कोसी नदी में बना है, बिहार में है। हीराकुड प्रोजेक्ट, ये महानदी पर है, उड़ीसा में। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट
ये तुंगभद्रा में है, तुंगभद्रा में कर्नाटक में। चंबल वैली प्रोजेक्ट या गांधी सागर डैम, दोनों नाम है इसके। ये चंबल नदी पे बना है, मध्य प्रदेश में है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट कृष्णा नदी पे बना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। भाखड़ा डैम इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डैम्स इन द वर्ल्ड। भाखड़ा डैम दुनिया की सबसे ऊंची डैम्स में से एक है। इट इज़ 226 मीटर्स हाई, या 226 मीटर ऊंचा है, ऊंची है। इट इज़ बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर इन हिमाचल प्रदेश। यह डैम हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनी है। द वाटर सो रिटेन्ड फॉर्म्स अ बिग लेक कॉल्ड द गोविंद सागर लेक। यहाँ का पानी, इस पानी से एक बहुत बड़ी लेक बनी है जिसका नाम गोविंद सागर लेक है। इट इज़ द बिगेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड। यह पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। दिस वाटर इज सप्लाइड फॉर इरिगेशन टू पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कनाल्स। ये पानी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में नहरों द्वारा भेजा जाता है। वन ऑफ दिस कनाल्स इज कॉल्ड द इंदिरा गांधी कनाल विच कैरीज वाटर टू राजस्थान। इन्हीं कनाल्स में से एक कनाल का नाम है इंदिरा गांधी कनाल, जो कि राजस्थान में पानी ले जाती है। 13 किलोमीटर्स डाउन फ्रॉम भाखड़ा अनदर डैम हैज़ बीन बिल्ट। भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे एक और डैम बनाई गई है। इट इज़ कॉल्ड द नांगल बैरेज। इसको नांगल बैरेज कहा जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। ये नांगल बैरेज भी भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। द प्रोजेक्ट आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा की जाती है, बिजली भी पैदा की जाती है। Okay, this chapter is finished. I hope you have already done exercises. Soil of the is alluvial. Deccan Plateau, Northern Plains. Which soil is alluvial? Northern Plains soil is alluvial. Alluvial soil is less fertile, very fertile. What is right? It is very fertile. Dams cause control flood. Dams control floods. Black soil is formed by the slow breaking of lava rocks. Let right. Right answer is lava rocks. Best means of irrigation is rains or wells. Rains. Best means of irrigation is rains. Okay, the chapter is complete. Complete the exercises and question answer. Thanks for watching the video. Have a nice day.